हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखेंगे क्या भाई, कक्षा 10वीं विज्ञान की प्यारे बच्चों आप लोगों का विज्ञान की जो है 4 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो फास्ट वे पे चलेगा। सिर्फ हम क्वेश्चंस और कुछ आंसर्स बताते हुए चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है बच्चों। इसका 4 नंबर वाला बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चंस करना पड़ेगा क्योंकि एक सेट में आपका 5 ठो आएगा, मतलब अथवा करके टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जितना आज आप इस वीडियो से देखने वाले हैं। तो देखो, 3 तत्वों की परमाणु क्रमांक दिया है बच्चों, 5, 7, 10 है। इसको सिंपल सा ट्रिक लगाना है, कौन सा तत्व वर्ग 18 है, कौन 15 का है, कौन 13 का है। जाहिर सी बात है, इस पर जो 10 है वो होगा, 15 मतलब 7 और 13 मतलब 5। इस तरीके से इसको दिमाग में रखना है, आपको याद करते हुए चलना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते। देखो उसी को लिखा गया है बच्चों। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या बोल रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी की 4 विशेषताएं आपको लिखना है, 4 ठो विशेषता बताना है बच्चों। तो 4 विशेषताएं क्या हो जाएगा, पहला, आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है क्या? आवर्त सारणी भैया आपका किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आवर्त सारणी जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर है ना, मतलब तत्वों की जो स्थिति है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर निर्धारित की गई है। तीसरा आप लोग को याद रखना है कि ये भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। ठीक है, ये तत्वों के जो है भौतिक गुणों को दिखाता है, ये आप लोग लिखेंगे। फिर अगला जो क्वेश्चन है अगला क्या लिख सकते हैं, इस पर जो है आवर्त सारणी की विशेषता है, तो हाइड्रोजन के बारे में यहाँ पर लिखा गया है आप लोगों को। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को निश्चित स्थान दिया गया है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो 4 क्या क्या लिखेंगे, परमाणु आधार पर है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर है, भौतिक गुणों का सत्यापन करता है, इलेक्ट्रॉन को स्थान दिया गया है। ये 4 विशेषताएं बच्चों यहाँ पर आप लोग लिखेंगे। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 3, प्रकाश का परावर्तन को परिभाषित कर परावर्तन की क्रिया का चित्र बनाते हुए परावर्तन के 2 नियम बच्चों आप लोगों को लिखना है। तो भाई प्रकाश की परावर्तन का नियम है, प्रकाश का परावर्तन को परिभाषित करना है। जब प्रकाश, देखो सुन लो बच्चों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश किसी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब मैं बोल ऐसे रहा हूं बच्चों, ये प्रकाश ऐसे आएगा, इस माध्यम से टकरा करके इसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, तो ये घटना प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या कहलाता है, प्रकाश की परावर्तन कहलाता है। अब फिर परावर्तन के चित्र में यही हो जाएगा, परावर्तन की 2 नियम बनाना है बोल रहे हैं। ठीक है, तो परावर्तन के नियम बच्चों इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, ये तो उसके डायग्राम हो जाएगा। परावर्तन के पहला नियम ये बोलते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। भाई क्या याद रखना है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। दूसरा नियम क्या बोलता है हमारा, जो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। इसको आपको याद रखना है, आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आगे बढ़ते, क्या बोल रहे हैं, अपवर्तनांक को परिभाषित कर उसका एसआई मात्रक जो है लिखना है। यदि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है तो पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। अपवर्तनांक को क्या हो जाएगा बच्चों, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे। फिर यहाँ पर इसकी डेरिवेशन न्यूमेरिकल भी दिया है, तो उसको न्यूमेरिकल को आपको इस तरीके से सॉल्व जो है बच्चों करना है कि भाई ऐसा ही मात्रक तो नहीं होता है करके बताना है। फिर पानी का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। प्रकाश की चाल कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तब प्रकाश की हमें पानी में प्रकाश की, निर्वात में प्रकाश की चाल तो उतना है, पानी में प्रकाश की चाल को ज्ञात करना है। देन आपकी आंसर इस तरीके से आएगा। चेक। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं बच्चों, विद्युत जनित्र क्या है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका नामांकित आरेख चित्र जो है बनाना है 4 नंबर के लिए। तो विद्युत जनित्र क्या करते हैं बच्चों, ये जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, ऐसे युक्ति जो विद्युत ऊर्जा, जो मशीनी मतलब मशीन की ऊर्जा को, क्या जनित्र मतलब जनरेटर आप सुने होंगे, जो डीजे के टाइम में यूज होता है, उसी के बारे में बच्चों बात हो रहा है।
ये क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को जो है बच्चों विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सिंपल सी बात है। या किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये जो है बच्चों यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जहां पर एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, जिससे उस पर क्या होने लगता है, विद्युत बल आरोपित होने लगता है। इसी चीज को यहाँ पे लिखना है। क्लियर है। फिर डायग्राम इसका बच्चों आपको दिख रहा होगा, तो इस डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, ये वाली पोर्शन बच्चों आपको नहीं लिखना है, डायग्राम का ही पार्ट से। ये याद रखने के लिए ट्रिक है कि आपको ये चीजें याद रखना है, आपको पेपर में नहीं लिखना है इस पर। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लिखकर प्रतिवर्ती धारा व दिष्ट धारा में आपको अंतर बताना। देखो तो फ्लेमिंग का नियम क्या बोलता है, दाएं बोला गया था, पर दाएं हाथ का ले लेते हैं। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार बच्चों अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ये अंगूठा हो गया, तर्जनी हो गया और ये हो गया मध्यमा, तीनों को इस प्रकार फैलाना है कि ये समकोण पर हो। ठीक है, बाएं हाथ के दाएं हाथ की अंगूठा, मध्यमा, तर्जनी को इस प्रकार फैलाए कि ये समकोण पर हो। तब जो अंगूठा है बच्चों, तब अंगूठा क्या करते हैं, अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा, ये चालक की गति की दिशा, ये विद्युत धारा की दिशा और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। इतना आपको दिमाग में रखना है। वही चीजें जितना मैं बोला हूं बच्चों, देख लो यहीं पर लिखा है। तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा जो है विद्युत, ये दोनों का हमेशा फिक्स रहेगा। तर्जनी हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये विद्युत धारा की दिशा दिखाता है, और ये गति अभी चालक की गति की दिशा दिखा रहा है, ये दाएं हाथ के नियम में बदल जाता है बच्चों। क्लियर है। फिर आपको प्रत्यवर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर बच्चों याद रखना है, तो देखते चलेंगे अंतर। देखो प्रत्यवर्ती धारा में होता क्या है भाई, कि दिशा तथा परिमाण परिवर्तित होते रहते हैं बच्चों। क्लियर है। दिशा तथा परिमाण जो है परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, दिशा तथा परिमाण परिवर्तित होते रहते हैं और उसमें मान परिवर्तित हो सकता है, किंतु दिशा जो है बच्चों निश्चित होती है। इसको आपको लिखना है। फिर इसमें ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जा सकता है और इसमें ट्रांसफार्मर प्रयुक्त अपन नहीं कर सकते बच्चों। विद्युत लेपन में प्रयुक्त नहीं होता, जबकि वो विद्युत लेपन में प्रयुक्त होता है बच्चों। इसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में सामान्यता नहीं कर सकते, जबकि विद्युत चुंबक बनाने में उसका उपयोग करते हैं। तो ये प्रत्यवर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर हो गया बच्चों। सीधा 4 नंबर में सिर्फ इसी को भी बस पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से बच्चों इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। नेक्स्ट, मनुष्य के मनुष्य के नर जननांग का नामांकित रेखा चित्र बनाना है बच्चों। तो ये हो जाएगा ऊपर वाला डायग्राम आप जो देख पा रहे हैं। ठीक है, मनुष्य के नर जननांग का चित्र है। ठीक है, या आपके बुक में जो है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना बच्चों, मनुष्य के उसका। ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 8, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया हेतु निम्न बिंदुओं में वर्णन करना है। माता एवं पिता में लिंग निर्धारण का 23वां गुणसूत्र कौन सा है, इसको बताना है। मनुष्य में लिंग निर्धारण गुणसूत्र कौन सा होता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को सचित्र समझाना है। तो देख लो बच्चों, मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े, जो मनुष्य के में प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़े एक समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं, और 23वां जोड़ा जो है अन्य से भिन्न होता है, उसे ही क्या कहते हैं बच्चों, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्लियर है क्या। नर के 23वें जोड़े के गुणसूत्रों को इन्हें एक्स वाई से व्यक्त करते तथा मादा में एक्स एक्स होता है। क्लियर है बच्चों। अब देखो यहाँ पर निषेचन के समय जब किसी अंडाणु से एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है, ठीक है, अंडाणु से एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है, तब पैदा होने वाला संतान में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। बोलना ये चाह रहे हैं बच्चों, ये अंडाणु है मान के चलो। ठीक है, अंडाणु तो हमेशा क्या रहेंगे बच्चों, ये अंडाणु है, अंडाणु में एक्स हो गया, ये एक्स है। ये शुक्राणु की बात कर लेते बच्चों, इसको सिंपल से शुक्राणु, और यहां पर भी शुक्राणु। ठीक है, ये तो एक्स रहेगा ही रहेगा। अब शुक्राणु बच्चों ये मान के चलो हमारा एक्स वाला है और ये शुक्राणु हमारा वाई वाला है। जब अंडाणु की एक्स जो है शुक्राणु की एक्स से मिलता है,
तब यहाँ पर जो संतान होती है एक्स एक्स होती है, उसी चीज को बोल रहे हैं संतान एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं, अर्थात यह संतान मादा होती है। तब जो पैदा होती है वो आपका क्या होते हैं बच्चों, लड़की पैदा होती है। क्लियर है। जब एक्स अंडाणु जो है एक्स शुक्राणु के साथ मिलते हैं तब वहां पर मादा अर्थात जो है लड़की पैदा होती है, उसी चीज को यहाँ पे लिखना है। लेकिन जब किसी अंडाणु से वाय गुणसूत्र वाले, ठीक है, जब ये अंडाणु का एक्स हो गया, ये वाय गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलते हैं, तब यहाँ पर कौन सा आ जाएगा बच्चों, एक्स वाय आता है, और एक्स वाय लिंग गुणसूत्र होते हैं, अर्थात यह संतान नर होती है। नर मतलब बच्चों यहाँ पर लड़का होता है। इस प्रकार मनुष्य में लिंग धारण में नर के वाय गुणसूत्र का बहुत अधिक जो है महत्व होता है। इस तरीके से आपको लिखना है, जो डायग्राम बताए उन चीजों को आप लिख सकते हैं। ठीक। सिकल सेल एनीमिया क्या है, उसकी क्रिया विधि को समझाना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सामान्य हीमोग्लोबिन का देख लो आंसर को, इसको सामान्य हीमोग्लोबिन प्रोटीन गोल व लाल रक्त कोशिका बनती है बच्चों। ठीक है, इसके कारण को दर्शाने के लिए चित्र में आरआर लिया गया है, सामान्यतः सामान्य हीमोग्लोबिन। तो ये क्वेश्चंस को बच्चों आपको बाय द डायग्राम उसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देख लो अगला जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस ये वाला मैं आंसर्स को एक्सप्लेनेशन को छोड़ा हूं, बट क्वेश्चंस उसकी मस्ट है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। सिकल सेल एनीमिया क्या है, इसकी क्रिया विधि को समझाने क्वेश्चंस आपको करना ही है बच्चों। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते अगले क्वेश्चंस पर। ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, वो क्या है बच्चों, प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन क्या है। तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 का समांतर क्रम संयोजन का विद्युत परिपथ बनाकर परिणामी व्यंजक आपको ज्ञात करना है। क्लियर है बच्चों। तो देख लो यहाँ पर प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन क्या होती है, तो उसको यहाँ पर परिभाषित किया गया, उस चीज को आपको लिखना पड़ेगा। क्या होते हैं, जब किसी विद्युत परिपथ में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को, ठीक है, एक बिंदु पर मान के चलो मेरे पास बच्चों ये जो है एक प्रतिरोध हुआ, ये दो प्रतिरोध हुआ, ये मेरे पास बेटा तीन प्रतिरोध है। तीनों प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से दूसरे सिरे को, ये दूसरा सिरा है बच्चों, इस तरह दूसरे सिरे को एक बिंदु से क्या, उसी चीज को लिखा, प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है, तब ये संयोजन, तब जब अपन इस तरीके से जोड़ देते हैं, इस तरीके से मैं जोड़ दिया, तब ये मेरा संयोजन बच्चों समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। क्लियर है, लिख लो कोई। फिर यहाँ पर इसकी व्यंजक बनाने के लिए बोला गया है, तो इसकी व्यंजक को आपको स्थापित करना पड़ेगा बच्चों। तो ध्यान से देखेंगे इसको, हम जब उसको जोड़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से जब जोड़ लेंगे, यहाँ पर एक बार और जोड़ के दिखा देता हूं, यहाँ डायग्राम में ये ऐसा, इस पर हमें बच्चों क्या लगा देना है, एक सेल लगा देना है। एक सेल लग गया, सेल लगाने के बाद एक इस पर कुंजी लगा देंगे। ठीक है, जब सेल लगेगा कुंजी और रहेगा, तो इस पर आई धारा जो है बच्चों प्रवाहित होती है। जब आई धारा बहेगा तो हर एक जगह पे बच्चों जो धारा रहेगा वो अलग अलग रह जाता है। ये I1, दूसरा पे I2, तीसरा पे बच्चों I3, इस तरीके से ये होते जाता है। ये है आपका R1, R2 और R3 संयोजन, इस तरीके से ये होते जाएगा। क्लियर है। और इसकी जो वोल्टेज है बच्चों, वोल्टेज का V जो है सब जो है समान रहेगा। आप इस तरीके से ऐसे बता सकते, जो यहाँ की वोल्टेज है वो समान रहेगा। अब करना कैसे है, इस पर ओम का नियम लगाना है बच्चों। ओम के नियम से, ओम के नियम से होगा क्या बच्चों, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हर किसी के मान को आपको निकालना है ओम के नियम से। कैसे निकलेगा, I1 की जो मान है बराबर होते जाएगा बच्चों, आप लोग इस तरीके से I1 जो है ओम के नियम से V बटा R1, उसी तरीके से आप I2 निकालेंगे, I2 निकालेंगे तो V बटा R2 है ना, उसी तरह I3 जब निकालेंगे तो V बटा R3 हो जाएगा। धारा अलग अलग है तो कुल धारा आप लोगों को निकालना पड़ेगा बच्चों इसकी, है ना। कुल धारा निकालेंगे तो कुल धारा I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस
I2 प्लस I3 बच्चों इस तरीका से होगा। ठीक है, तो I1 के मान हो जाएगा V बटा में R1, V बटा में R2 और V बटा में R3, ये तीनों के मान इस तरीका से हो जाएगा। इसमें से बच्चों V को कॉमन निकाल दो भाई, V को कॉमन निकालेंगे तो 1 बटा R1, 1 बटा R2 और 1 बटा बच्चों R3 ऐसे हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब मैं ओवरराइट कर रहा हूं, जो ब्लैंक व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है उस पर I को ऐसे ही रखना है और V को नीचे भेज दो बच्चों ऐसा। ठीक है, तो 1/R1, 1/R2 और 1/R3 बच्चों ऐसा हो जाएगा। ठीक है, V जो गुणा में था उसको भाग में नीचे भेज दे। फिर I बटा V का मान होता है 1 बटा R, तो ये हो जाएगा 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3। यही जो है बच्चों क्या है, आपका अभीष्ट व्यंजक है। ठीक है, यहां तक आपको पूरी चीजों को बताना है, देन आपको पूरे 4 नंबर बच्चों यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, वो क्या है, माली के पास 2 पौधे हैं, एक लाल पुष्प वाला RR एवं दूसरा सफेद पुष्प छोटा R है। उसने पौधों को आपस में संकरण कराया, तो बताना है कि प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लाल पुष्प वाले क्यों प्राप्त हुए, है ना। तो ये तीनों क्वेश्चंस के उत्तर देखना है। इस प्रयोग से मंडल के नियमों में से किस नियम को पता चलता है, रेखा चित्र द्वारा संकरण को समझाना है। तो देखो बच्चों कैसे होगा, प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लाल पुष्प वाले प्राप्त हुए। क्यों भाई? क्योंकि लाल रंग जो है प्रभावी रहा, और जब वो प्रभावी रहा मतलब मेंडल के प्रभाविता के नियम की पुष्टि होती है। फिर आप लोग इसको रेखा चित्र के माध्यम से बच्चों दर्शा सकते हैं। क्लियर है? प्रथम पीढ़ी में क्या होगा, द्वितीय पीढ़ी में क्या होगा, इन चीजों को आप रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाएंगे। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो बच्चों इसको मैं समझा चुका हूं एक बार, कौन सी वाला, अंडाणु और शुक्राणु वाला जो पोर्शन समझाया सेम एज इट इज उसी चीज को करना है। और जिस डायग्राम के माध्यम से मैं समझाया था वो डायग्राम आपकी स्क्रीन पर है, इसको दोबारा इस पर समय व्यर्थ नहीं करेंगे। फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी की 4 सीमा लिखना है। ठीक है, आखिर उसमें कमी क्या क्या रह गई थी, तो कमी ये है भाई, पहले तो हाइड्रोजन के स्थान उन्होंने निश्चित नहीं बताया, हाइड्रोजन का अनिश्चित कोई निश्चित स्थान नहीं था। दूसरा, भारी तत्वों को भारी तत्वों को पहले रख दिया गया था। समस्थानिकों का स्थान जो है निश्चित नहीं था। संभारिक को एक जगह नहीं रखा गया था, है ना। संभारिक है, उसके बावजूद भी उसको एक जगह नहीं रखा गया था। तो ये उनकी 4 कमी है बच्चों, जिसको आपको एग्जाम में लिखना है। फिर नेक्स्ट वन है बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं लिखना है। तो भाई आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं बच्चों आपको पहले ही बता चुका हूं कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसके आधार पर है बच्चों, परमाणु क्रमांक के आधार पर है। ये सभी तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर व्यवस्थित किया गया। तीसरा, हाइड्रोजन को निश्चित स्थान दिया गया। चौथा, याद रखना है तत्वों की जो क्रम है भौतिक गुणों को दर्शाता है। इस तरीके से 4 आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट वन है बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। अपवर्तन की 2 नियम लिखना है। तो बच्चों लिखना है, जब प्रकाश किसी माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते तो अपने मार्ग से विचलित हो जाते। क्या लिखना है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। इस घटना को प्रकाश की अपवर्तन कहते हैं बच्चों। फिर अपवर्तन के 2 नियम पूछा गया है, तो उसको देख लो बच्चों, क्या लिखना है। ठीक है, जो चीजें मैं बताया वो यहाँ पर है। मैं बोला क्या हूँ, इस तरीके से बोला और बाय द डायग्राम में बता दे तो मान चलो। अब प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो क्या हो गया बच्चों, ऐसे जाना चाहिए, बट वो वैसे ना जा करके कैसे हो जाते, इस तरीके से अपने मार्ग से विचलित हो जाते बच्चों। उनको जाना तो सीधा था, बट वो सीधा ना जाकर के अभिलंब की ओर झुक जाते हैं। इस घटना को ये प्रकाश की अपवर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन के नियम को बच्चों आपको याद रखना चाहिए। तो 2 नियम है। पहला नियम क्या बोलते हैं, जो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं भाई। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा आप लोग को यहां से याद रखना है, ये वाले पोर्शन से, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक निश्चित अनुपात में होता है। ठीक है, आपतन कोण की ज्या साइन आई और साइन आर जो है एक निश्चित अनुपात में होते हैं। मतलब इसे म्यू से दर्शाते हैं, साइन आई बटा में साइन आर होते हैं। ये दूसरा नियम है। ठीक है, क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे म्यू से दर्शाते हैं। इस तरीके से आप लिख
सकते हो। क्लियर है बच्चों? अपवर्तन ठीक क्लियर है क्या? फिर ये पोर्शंस नॉट इंपॉर्टेंट, इसके उदाहरण है बच्चों, देख सकते हो, उदाहरण को लिख सकते हो। आपको प्रत्यवर्ती धारा और दिष्ट धारा में मैं अंतर बता दिया हूं बच्चों, दोबारा अगेन टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी ये डन है हमारा। ठीक है, फिर जनित्र, जनित्र मतलब डायनेमो और मोटर में अंतर आप लोग को लिखना है, तो डायनेमो और मोटर में आप अंतर लिख सकते हैं बच्चों। इसको सिस्टमेटिक ढंग से जमाना होगा, जैसे कि ये कॉमा लिखा है, उसके बाद एक बॉक्स में ये आ जाएगा, एक बॉक्स में वो आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है बच्चों। जनित्र क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। जरित मतलब जनरेटर, जनरेटर आप सुने होंगे, वो जनरेटर क्या करता है भाई? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सिमिलरली मोटर क्या करता है भैया? आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर मशीन से करंट निकालता है, जबकि वो करंट की वजह से मशीन चलता है, ऐसा आप लोग लिखेंगे। फिर जनित्र में सर्पी वलय का उपयोग होता है और मोटर में विभक्त वलय का उपयोग होता है। ठीक है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि वो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो बल लगता है उस सिद्धांत पर कार्य करता है। इस तरीके से अंतर बच्चों आप लोगों को लिखना है। एक और अंतर है, यह विद्युत का उत्पादन करता है, जबकि वह मिक्सी कूलर आदि में उपयोग होता है। इस तरीके से आप लिखेंगे। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 18, पुष्प में मौजूद निम्न जननांग के एक एक कार्य लिखना है, जैसे कि वर्तिकाग्र, पुपांग, जायांग, अंडाशय। इसका क्या क्या काम है प्यारे बच्चों, उसको आपको लिखना होगा। तो देख लो बच्चों बहुत ध्यान से, इसको क्या बोला गया है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र क्या काम है? यह एक ग्राही संरचना के रूप में कार्य करती है। ठीक है, फिर यह परागकण को पर्याप्त स्थान जो है प्रदान करता है। सबसे पहले वर्तिकाग्र की मैं काम की याद बता दूं बेटा आपको, तो वो क्या काम करता है? यह एक ग्राही संरचना के रूप में कार्य करता है। दूसरा, पुपंग की बात करें तो इसका मुख्य कार्य परागण है, तो कीटों का आकर्षित करना है। ये भाई कीड़े को लाते हैं, भाई आ जा आ जा आ जा कर ये बुलाते हैं। फिर जायांग का क्या काम होता है? ये मादा युग्मकों का निर्माण करता है और अंडाशय या बीजांड को धारण करता है। इस तरीके से इसका 4 काम है, जिसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया? तो उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया। फिर उस पौधे के चुनने के कारण बताना है, तो उस पौधे को चुनने का कारण ये है क्योंकि मटर की जो कार्य अवधि होती है वो 1 वर्ष की होती है, मतलब हम जो कम समय में विभिन्न लक्षणों को देख सकते हैं, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। इसका आंसर आप ऐसे बताएंगे अगर आपको याद आ रहा होगा। तो ये जो जितना चीजें मैं बोला हूं वो चीजें बच्चों आप लिख सकते हैं। क्लियर? मनुष्य की नर जननांग अंग का नामांकित चित्र बनाना है बच्चों, तो ये तो आपको पहले ही बता दिया और उस पर, लेकिन नर जननांग अंग से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम लिखना है बच्चों। तो देख लो जननांग से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा बच्चों? टेस्टोस्टेरोन है, जो पुरुषों में शुक्राणुओं का बनना, यौन अंगों का विकास एवं मर्दाना लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। उनका काम क्या है? ये आपको हार्मोन का नाम बताना था, और हार्मोन का नाम वो क्या करता है? पुरुष में शुक्राणुओं को बनाने में काम करता है, यौन अंगों का विकास का एवं मर्दाना लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। इस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर ये क्वेश्चन ऑलरेडी डन है बच्चों हम लोग का, कुछ क्वेश्चन में भी रिपीट हुई है। ठीक है, फिर हाँ, अगला जो क्वेश्चन से देख लो बच्चों, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है। इस तत्व का देखो परमाणु क्रमांक 12 था, आपको पूरा लाइन से, मैं तो बोलता हूँ 20 तक आपको याद रहना चाहिए। परमाणु क्रमांक 20 तक अच्छे से याद कर लो, 20 तक याद है देन आपसे बन जाएगा। 20 में भी कहां से बच्चों आपको भाई 5-6 से चालू ना करके आप सीधा 1 से चालू कर लो, 1 से 20 याद कर लो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन करके पूरा 20 तक अच्छे से याद कर लो, और आपको पोजीशन पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पे वो है करके। क्लियर है? तो इस तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है बच्चों। तो इस तत्व को पहचान कर आपको क्या करना है? नाम लिखना है भाई, है ना? नाम बताना है कि इस तत्व का परमाणु, पहचान कर नाम बताना है। तो 12 है और उसकी आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की समूह संख्या बताना है, आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व का आवर्त बताना है, इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो ये चीजें आप आराम से कर सकते हो, बस आपको कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा। जैसे कि इसका नाम देख लेते हैं एक बार, इसका नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको समूह और आवर्त संख्या पहचानने के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो चलो बता ही देता हूं, है ना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे? वो 12 है, तो 12 को कैसे लिखते हैं बच्चों? 2 8।
हमेशा 2 ही चार्ट में लिखना है। 2 8 हो गए, 2 8 10 हो गए, 2 बाकी तिल्लाई से लिख दे भाई। अब संयोजकता पूछ सकते हैं, मान के चलो ये तो हुआ भाई, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, है ना। अगर आपको क्या पूछे बच्चों, संयोजकता पूछ देते मान के चलो भाई, तो संयोजकता कितना होगा, लास्ट में जितना रहता है वही संयोजकता होता है, संयोजकता 2 होता है। अब मैं क्या बोला हूं आपको, समूह संख्या पहचानने की ट्रिक बता देता हूं। तो समूह एक में अगर कोई है, समूह एक में एक और कौन आता है बच्चों 11, ठीक है। समूह एक में एक और 11 आता है आप लोगों का। उसी तरीका से 2 की बात करूं तो 2 में बच्चों, एक मिनट, तो एक मिनट मुझे ना आई थिंक बच्चों एक बार देखना पड़ेगा, ठीक। ये है, तो देख लो, आपको याद रखने की ट्रिक बताओ। समूह एक में आपका परमाणु क्रमांक कौन कौन सा आता है, समूह एक की मैं बात करूं तो समूह एक में परमाणु क्रमांक 1 3 और 11, बस इतना को याद करके रखो कि 1 3 और 11 समूह नंबर 1 में आते हैं, याद तो करना पड़ेगा भाई। 2 में कौन कौन आता है, 2 में आएगा भाई आपका 4 12 20 आता है बच्चों, इतना को याद कर चलो। पहला और दूसरा का याद है, देन आपको किसी का याद नहीं करना है, सिंपल से आगे बढ़ जाना है बच्चों, ठीक है। पहला और दूसरा का याद है, पहला में भाई 1 3 और 11 आता है, दूसरा में 4 12 और 20 आता है। फिर आपको पूरा याद नहीं करना है, सिंपल से सीधा 13 पे चले जाना है, तो 13 14 15 16 17 18 ऐसे चले जाना है बच्चों, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 13 में सिर्फ कहां से चालू करना है, ये 14 है ना, 15 16 17 18, तो 5 से चालू करना है, 5 6 7 8 9 10 होगा। फिर उसके बाद 11 12 हो गया था, तो 13 14 15 16 17 18 होता है। बस यहां तक याद रखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। ये ट्रिक लिख लेना एक बार कि कैसे होता है। 5 से ऐसे चालू करना, मतलब 13 में 5 और 13 होते हैं, 14 में 6 और 14, 15 में 7 15 16 में 8 16 ऐसे होता है करके, बस आपको सिंपल सा याद रखना है बच्चों, देन आपसे बन जाएगा। ये कंफर्म ट्रिक है। ये किसको याद रखने के लिए ट्रिक है बच्चों, ये समूह को, कौन से समूह का है आप आराम से बता सकते हो, 18वें का 17वें का, मतलब 13 13 में आता है, 14 14 में आती है, इस तरह का दिमाग में रखेंगे। फिर आवर्त की भी उसी तरह आप आवर्त को भी याद रख सकते हो। अगर मैं आवर्त की बात करूं बच्चों, ठीक है, तो आवर्त को याद रखना, आवर्त में पहले आवर्त में आपको सिर्फ 3 आवर्त याद रखना है। पहले आवर्त में 1 और 2 है, दूसरे आवर्त में अगर मैं बात करूं आवर्त नंबर 2 पे 3 से आपका 10 तक है, ठीक है, 3 से 10 तक दूसरे आवर्त में। आवर्त 3 को याद रखना है 11 से आपका 18 तक, इतना 3 ही ठो आवर्त आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। इससे ज्यादा नंबर है तो जाहिर सी बात है वो किस पर जाएगा। तो आवर्त 1 में कौन से तत्व रहेंगे, 1 और 2 वाले। परमाणु क्रमांक 1 और 2 है तो आवर्त 1 का है। 3 से 10 का है, परमाणु क्रमांक 3 से 10 का है तो भाई आवर्त नंबर 2 का है। 11 से 18 का है मतलब 3 का है। फिर 19 से जो भी प्लस में है वो आपका आवर्त नंबर 4 से, इतना दिमाग में रखेंगे फिर आपसे बन जाएगा पूरी चीजें। क्लियर है क्या बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, तो पूरी चीजें तो बता लोगे। उसी तरह यहां पर अगला क्वेश्चन दिया, परमाणु क्रमांक बच्चों कितना है भाई, परमाणु क्रमांक 11 है। 11 है मतलब वो मैग्नीशियम से पहले आएगा, उसका नाम तो याद कर लेंगे, चलो नाम को छोड़ो, हम उस तत्व का समूह संख्या 11 है मतलब कौन से समूह में आएगा, देख लो बच्चों 11 है 11 है 11 है मतलब समूह नंबर 1 पर है, ठीक है। फिर आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त, तो 11 वाला किस में आएगा, समूह किस पे, आवर्त नंबर 3 का, 11 से 18 वाला पे। इस तरीके से बच्चों आपको इसे पहचानना और डील करने। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है
तो 11 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, 2 8 10 हो गया, एक बाकी है तो ऐसा लिखेंगे। लास्ट वाले इसकी संयोजकता होती थी, इसकी संयोजकता कितना लिखना है, 1 लिखना है। देख लो बच्चों, उसी चीज को आप यहाँ पे, सोडियम है उसका नाम समूह संख्या 1, ये जो बताया वही चीज लिखा हुआ है। यदि पानी का परम अपवर्तनांक 4/3 है तो पानी में प्रकाश की चाल जो है बच्चों ज्ञात करना है, तो आप लोग इस तरीके से इसकी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर किसी सीधे धारावाही चालक तार में चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखना है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत बताना है। तो देख लो बच्चों, किसी सीधे धारावाही चालक तार में चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम कौन सा बच्चों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और दाएं हाथ का नियम आपको पता है, सिंपल सा, ये दायां हाथ है बच्चों, तो आपको ये पता है अंगूठा गति की दिशा दिखाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये विद्युत धारा की दिशा को दिखाता है। बस सिंपल सी चीजें हैं, उसी चीज को आपको यहाँ पे लिखना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पूरा बताया गया। फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत जो पहले ही बता चुका हूं आपको, उसी चीज को बताया गया। फिर एक अप्रभावी सिकल सेल वाहक पिता तथा अप्रभावी वाहक माता से उत्पन्न संतानों की वंशागति को बताना है बच्चों। ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको आपको डील आउट करना होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो क्या आप लोगों का प्रश्न क्रमांक 11 क्या बोल रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध क्या है उसका ऐसा ही मात्रक लिखना है बच्चों। तो देख लो, किसी चालक का वह गुण जो धारा के मार्ग में क्या डालता है बच्चों, रुकावट डालता है, वह चालक का प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर है क्या। फिर इसे जो है आर से दर्शाते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक होता है बच्चों, ओम होता है। क्लियर है यहां तक। फिर हमें पूछा गया जा रहा है कि आर प्रतिरोध के चालक तार में टी सेकंड में बहने वाली धारा है, तो हेतु जूल का तापन नियम लिखना है। तो माना कि आर प्रतिरोध के चालक में आई धारा टी सेकंड तक बहे, तब उसमें उत्पन्न उष्मा एच जूल के नियम से अनुसार प्रतिरोध आर में क्या होगी बच्चों, उत्पन्न उष्मा एच जो है प्रवाहित धारा आई के वर्ग के समानुपाती होता है। मतलब जो धारा है उष्मा है एच जो है बहने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती होता है बच्चों, इस तरीके से लिखेंगे। फिर चालक के प्रतिरोध आर के समानुपाती होता है, ये है ना, जो उष्मा है आर के भी समानुपाती होता है, इस तरीके से। फिर वो जो है समय टी के भी समानुपाती होता है, इस तरीके से लिखेंगे। फिर समीकरण 1 2 व 3 से करेंगे तो तीनों के लिए आप एक ऐसा नियम बन जाएगा। और के बराबर जब 1 रखने बोल रहा है तो एच बराबर में आई का वर्ग आर और ये टी, इस तरीके से इसका नियम बन जाएगा। क्लियर है। फिर अगला प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसको देख ही चुके हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या क्वेश्चंस पर चलते हैं, अपन मूव ऑन करते हैं। ऑलरेडी पूरी चीजें बता चुका गया है। प्रकाश के अपवर्तन का क्या कर रहे हैं, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें प्रकाश का अपवर्तन का कारण भिन्न भिन्न माध्यम में, मतलब प्रकाश का अपवर्तन एक्चुअल में होता क्यों है ये बताना है बच्चों। तो क्या बोला जा रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न जो है होने के कारण उस पे क्या होती है, अपवर्तन होती है। मतलब प्रकाश की जो चाल है अलग अलग होने के कारण ही प्रकाश की अपवर्तन जो है होती है। इस तरीके से आप लोग इसे खत्म करेंगे। क्लियर है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखकर बताइए कि मोटर डायनेमो के किस प्रकार, मोटर और डायनेमो में अंतर बताना। देखो एक ही क्वेश्चन में जोड़ा जा रहा है, हालांकि वही चीज आपको पढ़ना है लेकिन क्वेश्चन पूछने की तरीका अलग हो जाती है। सबसे पहले आपको बाएं हाथ का नियम आता है, ये मेरा हो गया बाएं हाथ। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार अंगूठा तर्जनी मध्यमा को इस प्रकार फैलाना है कि ये किस पर हो बच्चों, समकोण। देख लो ना भाई, यहाँ पर ऐसे सीधा है तो 90 अंश का कोण बन रहा है, और ऐसे कर दूंगा तो ये सीधा है, ये नीचे पे है तो ये 90 अंश का कोण यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है। तब 90 अंश का कोण बनता है, तब अंगूठा जो है क्या करता है बच्चों, अंगूठा जो है देख लो, अंगूठा जो है बल की दिशा को, ठीक है, ये जो है बल की दिशा को, और ये दोनों तो फिक्स है, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। बस इतना चीजें दिमाग में आपको रखना है। क्लियर है। वही चीज को यहाँ पे आपको लिखना है। अब मोटर और डायनेमो में अंतर बच्चों तो आपको पहले ही बता दिया, उसी सिद्धांत पर क्या कर लिखना है ना। ये इसको याद रखने वाली ट्रिक है, ठीक है, जिसको आप पेपर में नहीं लिखना है, सिर्फ ये याद रखने के लिए आप इन पॉइंट्स पर याद रख सकते हैं। विद्युत मोटर क्या, या किस सिद्धांत पर कार्य करती है, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बना रहा है।
विद्युत मोटर के बारे में बताना, तो विद्युत मोटर वह युक्ति है जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। फिर सिद्धांत विद्युत मोटर इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक रखने पर, है ना। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों, जो है चुंबकीय क्षेत्र में, मान के चलो ये चुंबक है, ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक रखने पर एक बल आरोपित होता है जो चालक को किसी अक्ष पर घुमा सकता है। इस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है, और ये चित्र आप उसका बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य की मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र पूछा गया बच्चों। तो ये चित्र आप लोग बना के आएंगे जिससे आपको पूरे मार्क्स बच्चों मिल सके, ठीक है। नामांकित चित्र तो पूरे नर का भी और मादा का भी, दोनों को आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखेंगे। फिर अनुवांशिकी के जनक कौन है, उन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया, थी क्वेश्चन भी अच्छा बच्चों हो गया है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, ये वाला पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, उसकी 2 शर्तें लिखकर एक उपयोग लिखना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो सबसे पहले बताएंगे, तो देख लो बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब आपतन कोण का मान जो है वे क्रांतिक कोण के मान से भी अधिक हो जाता है, ठीक है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से भी अधिक हो जाता है, तब वहां पर भाई क्या ना होकर के अपवर्तन ना होकर परावर्तन हो जाता है, जिसे ही क्या कहा जाता है बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके शर्तें बच्चों, तो शर्तें ये कब होगा, जब आपतन कोण, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, आपतन कोण का मान भी क्रांतिक कोण के मान से अधिक रहेगा, तभी तो ये होगा वर्णनियोज। एक तो सघन से माध्यम से विरल में जाना चाहिए, दूसरा आपतन कोण का मान किससे अधिक होना चाहिए, क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ये हो जाएगा उसकी शर्तें, ठीक है। उपयोग, तो रेगिस्तान में मृग मरीचिका पानी भरे बीकर में रखी परख नली का चमकना, वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब में अंतर बोला गया है बच्चों यहाँ पे। अरे कैसे इसी को घुमा के दे दिया, ठीक, ये हो जाता है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखा क्या है, इसके 3 गुण लिखिए। इस तरीके से 4 नंबर में आपको पूछे जा सकते, तो ध्यान से देखेंगे। किसी चुंबक के चारों ओर बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र का ग्राफी अंकन होता है, उसका परिणाम तथा दिशा बताता है, इसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। इसकी गुण पूछा गया, तो गुण आप लोग हमेशा मोस्ट इंपोर्टेंट होती है बच्चों, ये तो इसको तो अच्छे से आपको याद रखना ही है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ये सदैव उत्तरी ध्रुव से आरंभ होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होते हैं। जो चुंबकीय बल रेखा होती है बच्चों, वो उत्तर ध्रुव से चालू होता है, उत्तर से चालू होकर के वो दक्षिण पर ही समाप्त होती है। ये वक्र रेखाएं होती जो कि एक बिंदु पर खींची गई, जिससे किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाते। ये बल रेखाएं काल्पनिक होती, सबसे पहले ये वक्र रेखा होती है, काल्पनिक रेखाएं होती, इस तरीके से लिखेंगे। चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुव के पास सघन तथा उदासीन पर अक्ष पर होते हैं और ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। इस तरीके से 3-4 बच्चों आपको याद रखेंगे, देख लो वही चीज लिखा है कि चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं करके आप लोगों को बताना है। जो अगला क्वेश्चन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, 21, नंबर्स तो अलग अलग है, ठीक है, नंबर्स को उतना मेंशन नहीं करना है आपको, क्वेश्चन देखते चलेंगे। परागण क्या, पुष्प का चित्र बनाकर उसकी नर और मादा जनन अंगों को दर्शाना है बच्चों। तो परागण क्या है, तो किसी पुष्प के पराग कोश से, ठीक है, ध्यान से सुनिए इसको, किसी पुष्प के पराग कोश से पुंकेसर निकल कर उसी पुष्प या अन्य उसी जाति पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है, ठीक है। एक बार और अच्छे से ध्यान से देख लेंगे इसको। फिर पुष्प का चित्र बनाकर नर एवं मादा जनन अंगों को दर्शाना है, तो आपको ये पुष्प का चित्र हो जाएगा और नर जनन अंग और मादा जनन अंग इस तरीके से आपको दर्शाना है। तो ये पॉइंट्स आपको नहीं लिखना होगा, वो उसका नाम है जिसको आपको याद रखने के लिए ये एज अ ट्रिक है, इसको एग्जाम में आपको नहीं लिखना है। फिर बच्चों प्रश्न क्रमांक 22 क्या बोल रहे हैं, निषेचन क्या है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर आपको प्रिपेयर करना है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नर युग्मक के बीजांड का अंड कोशिका से संलयन होने की प्रक्रिया को, ठीक है, ये बहुत शब्द को याद रखना बच्चों, नर युग्मक के बीजांड का जो है अंड कोशिका से संलयन होने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। अब आपको बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में क्या करना है, अंतर देखना है। तो नर युग्मक मादा युग्मक को क्या करते हैं, नर युग्मक मादा युग्मक के शरीर के बाहर निषेचित करता है, बाहर निषेचित करता है, और उस पर मादा शरीर के भीतर निषेचित करता है। शरीर से बाहर जल में निषेचन होता है और शरीर के अंदर गर्भाशय में निषेचन होता है ना। ये बाहर में निषेचन होता है, वो गर्भाशय में निषेचन होता है, उदाहरण के लिए मेढक, मछली आदि, और उस पर मनुष्य, भैंस
आदि इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन को एक ही इस तरीके से लिखना है। फिर अगला प्रॉब्लम है, एक ही जाति व एक ही जनक में समानता और विभिन्नता क्यों पाए जाते हैं? बच्चों ये आपको बताना है। तो समानता के कारण, पहले बच्चों एक ही जाति व एक ही जनक की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, अतः इनमें समानता पाई जाती है। समानता के कारण पहला कारण ये है कि गुणसूत्रों की संख्या समान पाई जाती है, इसलिए भाई समान होती है। विभिन्नता क्यों पाई जाती है? एक ही जाति और एक ही जनकों के संतानों में समानता के साथ साथ अंतर होता है, जिससे विभिन्नता कहते हैं। तो है ना, समानता होती है, तो विभिन्नता के कारण क्या क्या? वातावरण में परिवर्तन के कारण बच्चों, है ना। हो सकते हैं कि पहले बच्चे के टाइम में वातावरण अच्छा रहा होगा, बाद दूसरे बच्चे के टाइम में वातावरण खराब हुआ होगा, ये हो सकता है। कार्य में परिवर्तन हो सकते हैं, पहले बच्चे के टाइम में आसान काम कर रहे थे, दूसरे बच्चे के टाइम में हार्ड काम कर रहे थे। जनन कोशिकाओं में हुए परिवर्तन के कारण भी बच्चों ये हो सकता है। क्लियर है? गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण भी भिन्नता होती है, जीव उत्परिवर्तन के कारण भी भिन्नताएं होती है। फिर बोल रहे मेंडल के जो तीनों नियम है बच्चों, उसको तो पढ़ना ही है भाई, सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, मेंडल के पृथक्करण के नियम, तीनों नियम को समझाना है। तो पृथक्करण के नियम के अनुसार होता क्या है बच्चों? युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के जोड़े के कारक अलग अलग हो जाते हैं और इनमें से केवल एक ही कारक एक युग्मक में पाया जाता है। इस युग्मक के दोनों कारक एक साथ ही क्या करते? युग्मक में कभी भी नहीं जाते। इस सिद्धांत के युग्मकों को सिद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, फिर आपको इस तरीके से उदाहरण देकर के आपको इन चीजों को समझा देना है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्या बोला जा रहा है? किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने में वर्ग से ऊपर से नीचे निकलने पर क्या परिवर्तन होता है? इन चीजों को बताना है। ठीक है, तो सामान्यतः किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है तथा वर्ग में इलेक्ट्रॉन, हम लोग अगर बायां से मैं दायां जाऊंगा तो क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है। ये बढ़ता है और घटता है, इतना चीज इसको छोड़ना नहीं है, भले गलत हो जाए लेकिन बढ़ता है या घटता है इतना तो आपको लिखना है। तो बट ये याद रख लेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता है तो ब है मतलब बढ़ेगा, फिर बाद में घटेगा। फिर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? पहले क्या होती है? कम होती है। विद्युत ऋणात्मकता ऋण होती है, फिर बाद में बढ़ती है भाई, है ना। विद्युत ऋणात्मक लिखा है तो ऋण फिर बढ़ता है, ब है तो बढ़ता है घटता है, फिर ये ऋणात्मक है तो ऋण होगा फिर प्लस होगा, ऐसे दिमाग में रखोगे मतलब ज्यादा होगा करके। क्लियर है? निम्नलिखित जोड़ों में उस तत्व को चुनिए जिसका आकार बड़ा है तथा उसका कारण भी लिखना है। मैग्नीशियम या क्लोरीन हो गया, सोडियम या पोटेशियम हो गया, इन दोनों पे कौन बड़ा है उसको बताना है। तो आवर्त में, उसके अथवा में दिया है उस क्वेश्चन को, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। नाभिक में आवेश बढ़ने पर नाभिक इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षित करता है, जैसे परमाणु का जो आकार है घट जाता है, तो Mg का आकार क्लोरीन से बड़ा होता है बच्चों, है ना। तो इस तरीके से क्यों है उस चीज को यहाँ पे बता दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, है ना, क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं? उसका अपवर्तनांक से संबंध स्थापित करना है। तो देख लो बच्चों, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण के उस मान को जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, मान के चलो इस तरीके से होते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग प्रकाश इसको बोलेंगे आपतन कोण की इस मान को जिससे संगत यहाँ की जो कोण है वो कितने अंश हो जाए? 90 अंश हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? क्रांतिक कोण कहा जाता है। अब यहाँ पर हमें बोला गया था किसके बीच में बच्चों? आपने देखे है यहाँ पर बोले थे इस क्वेश्चंस में कि अपवर्तनांक से संबंध स्थापित करना है। तो देख लो बच्चों, इसे स्नेल के नियम से क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से साइन आई बटा साइन आर भी करके आप कर सकते हो ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 28वां। तो देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि परम अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? इसका सूत्र लिखकर बताइए कि यह सापेक्ष अपवर्तनांक से किस प्रकार अलग है। परम अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक में अंतर बताना है। तो परम अपवर्तनांक यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल v तथा निर्वात में प्रकाश की चाल c है तो निर्वात में प्रकाश की चाल व माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, सिंपल से यहां से आप लिख सकते हो निर्वात में प्रकाश की चाल व माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या बोला जाता है? परम अपवर्तनांक कहते हैं। इतना आप लोग दिमाग में रखेंगे। क्लियर है? अब दोनों में अंतर पूछा गया तो इसका मान सदैव 1 से अधिक होता है और इसका मान 1 से अधिक या कम भी हो सकता है। प्रकाश सदैव वायु के माध्यम से प्रवेश करेगा और इसमें माध्यम वायु को छोड़कर अन्य माध्यम
होगा। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे लिखना है बच्चों, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन था, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, इस चीज को बताना है, ठीक है। तो देख लो बच्चों, यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे जा सकते थे, ठीक है। यदि दो चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को काटते भाई, तो काटते तो स्पर्श रेखा खींचे जा सकते, मतलब परिणामी बल की दो दिशाएं होती जो कि संभव नहीं है, अतः बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, क्लियर। फिर आगे क्या बोल रहा है, चुंबक के तीन गुण लिखिए, बताइए कि धारावाही परिनालिका। देखो बच्चों, एक ही क्वेश्चन में अलग अलग घुसा आपको दे सकते हैं, न्यू पैटर्न पर है, इसलिए ऑल क्वेश्चंस को करो, हर एक टुकड़े को समझने की कोशिश करना है। चुंबक के तीन गुण बोले गए, तो चुंबक के गुण है बच्चों, क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक जो है उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। दूसरा, सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में, सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। प्रेरण द्वारा चुंबक बनाए जाते हैं, इस तरीके से लिखेंगे। फिर परिनालिका वाली चीजों को लिखेंगे, यहाँ पर परिनालिका वाला क्वेश्चन क्या पूछे थे, वहां पर हमें ये पूछा गया था कि बताइए कि धारावाही परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है तथा क्या किसी छड़ चुंबक की मदद से उसके उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को निर्धारण कर सकते हैं, है ना। तो परिनालिका जो है चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करते हैं, तो परिनालिका विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलनाकार आकृति की एक बड़ी संख्या की निकट फेरों वाली कुंडली होती है। जब परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब सिंपल सा आपको पता है ना कि जब उस पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वो चुंबक की भांति कार्य करता है। फिर इस तरह धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है, अतः धारावाही परिनालिका एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है, जिससे का एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा जो है दक्षिणी ध्रुव होता है। इस तरीके से आप बताएंगे, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, लैंगिक व अलैंगिक प्रजनन में अंतर लिखना है बच्चों, तो आप इस तरीके से अंतर बता सकते हैं। इसको अंतर को और सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है बच्चों, यहाँ पर बॉक्स में बनाना है, बॉक्स में नहीं बन पाया, ये देखो यहाँ से दूसरे का है, ठीक है, एक अलैंगिक का फिर लैंगिक का। इस प्रजनन में होने वाला सभी कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन होता है। इसमें आप लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे समसूत्री विभाजन होता है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। पहला अंतर क्या हो जाएगा, अलैंगिक में समसूत्री विभाजन होता है और लैंगिक प्रजनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। दूसरा, इस प्रजनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है, अलैंगिक में एक ही जीव भाग लेता है और लैंगिक में नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं। इस तरीके से लिखेंगे। फिर आपको लिखना है अलैंगिक प्रजनन से बना जीव अपने जनक के समान होता है और इस प्रजनन से बना जीव अपने जनक से भिन्न होता है, ठीक है। अलैंगिक में समान होता है जबकि लैंगिक में अलग अलग होता है। विकास की संभावना कम होती है और जबकि इसमें विकास की संभावना अधिक होती है। यह प्रजनन की सरल विधि है और यह सामान्य विधि है। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है, आजू बाजू में लिखा हुआ है, क्लियर। फिर गुणसूत्र के दो कार्य लिखकर बताइए कि प्रभावी लक्षण व अप्रभावी लक्षण के। एक ही क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन को घुसा दिया गया है बच्चों, इस तरीके से, है ना। तो देखो, गुणसूत्र के कार्य, ये अनुवांशिक गुणसूत्रों का संवहन तथा लिंग का निर्धारण करता है। गुणसूत्र का पहला काम, गुणसूत्र ये जो है अनुवांशिक गुणों का संवहन करता है। गुणसूत्र से ही जो अनुवांशिक गुण है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं बच्चों। मतलब आप बोल सकते हो कि ये अनुवांशिक गुणों का संवहन करता है, लिंग का निर्धारण करते हैं। दूसरा, ये जीवों में उत्सर्जन, विकास तथा विभिन्नताओं को पैदा करते हैं। क्लियर है बच्चों, उत्सर्जन, विकास और विभिन्नताओं को क्या करता है, पैदा करते हैं। प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण को समझ लो बच्चों। प्रभावी लक्षण कैसे कहते हैं, संकरण के पश्चात जो लक्षण प्रभाव में आ जाते हैं उसे प्रभावी लक्षण, और संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं उसे अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। इस तरीके से आप लोग को लिखना है। फिर अनुवांशिकी का अध्ययन हमें फसल उत्पादन में फसल बढ़ाने के लिए कैसे मदद कर सकता है, इसको आपको करना है बच्चों। तो ध्यान से देखेंगे, अनुवांशिकी के अध्ययन से हमें अच्छे गुण वाले बीजों का चुनाव करके संकरण विधि से रोग प्रतिरोधी एवं उच्च उत्पादन वाले फसल के बीज प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अनुवांशिकी से हम क्या कर सकते हैं भाई, बीजों का संकरण करा करके संकरण विधि से रोग प्रतिरोधी एवं उच्च उत्पादन वाले फसल के बीज जो है प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से आपको लिखना है, क्लियर है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक में तीन अंतर लिखना है बच्चों। तो देख लो भाई, पहला,
नर में युग्मक शुक्राणु होता है, मनुष्य में नर युग्मक शुक्राणु होता है और मादा में युग्मक अंडाणु होता है। नर में नर युग्मक शुक्राणु होता है, मादा में मादा युग्मक अंडाणु होता है, इस तरीके से लिखेंगे। फिर नर युग्मक चलायमान होते हैं, मादा युग्मक अंडा जो है स्थिर होते हैं। नर युग्मक चलायमान होते हैं और मादा युग्मक स्थिर होते हैं। इसमें एक लंबी पूंछ पाई जाती है और उसमें पूंछ नहीं होती है, ठीक है। इसमें पूंछ पाया जाता है जबकि उसमें पूंछ नहीं होती है। किसमें बच्चों? नर के जो शुक्राणु होते हैं उसमें पूंछ पाए जाते हैं जबकि अंडाणु में पूंछ नहीं पाए जाते। नर युग्मक का निर्माण वृषण में होता है जबकि मादा युग्मक का निर्माण अंडाशय में होता है बच्चों। फिर इनकी संख्या अधिक व आकार छोटा होता है, इनकी संख्या सीमित व आकार बड़ा होता है। इस तरीके से आप अंतर देख सकते हो, सिंपल से, बहुत इजी वे पे है, ठीक है। तो किस पे अंतर देखिए अभी बच्चों, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो नर युग्मक में नर में क्या हो जाता है? नर युग्मक में शुक्राणु पाया जाता है, मादा युग्मक में अंडाणु पाया जाता है। जो शुक्राणु होता है क्या होता है? उसकी आकार छोटा होता है जबकि उसकी आकार बड़ा होता है। इसकी संख्या अधिक होती है, उसकी संख्या ज्यादा कम होती है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर 3 तत्व ए, बी व सी की परमाणु संख्या क्रमशः 18, 10 और 6 है, तब बताना है। 18, 6 और 10। आवर्त सारणी में 6 परमाणु क्रमांक वाले सी तत्व का नाम व संकेत लिखना है। कौन से 2 तत्व समान वर्ग के हैं? वर्ग, सेम वर्ग में कौन कौन सा आएगा इसमें से? जैसे कि ये है तो सेम वर्ग में कौन है? 18 और 10 18वें वर्ग में आता है, अभी पहले से बता दी, ये समान वर्ग में आए। कौन से 2 तत्व समान आवर्त के हैं बच्चों? तो आप लोग को बता दिया हूं मैं, आवर्त वाला पोर्शन में, आवर्त वाला में पहला आवर्त में सिर्फ 1 और 2 रहता है, दूसरा आवर्त में 3 से 10 रहता है। तो देखो भाई 6 और 10 दूसरे आवर्तक है, तो वो हो जाएगा कौन से 2 तत्व? शून्य वर्ग के, ठीक है। शून्य वर्ग के कौन से 2 तत्व है, इसको आपको लिखना है। तो देखो बच्चों, शून्य वर्ग वाला एक बार बता देता हूँ, 18 व 10 को ही शून्य वर्ग के तत्व बोला जाता है, ठीक है। फिर आधुनिक आवर्त सारणी और मैनलिफ की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना करना है। भाई आधुनिक आवर्त सारणी में कैसा है और मैनलिफ की आवर्त सारणी में कैसा है, ये चीजें बस लिखा गया। देखो, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों की बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक तत्व की स्थिति उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर निश्चित की गई है। तो जो जो चीजें हैं उसको आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है ऑलरेडी, उसी चीज पर आपको लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है, 2 तत्व ए और बी के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन 3 कोषों में विभाजित तथा इनके बाह्यतम कोष में क्रमशः 1 और 7 इलेक्ट्रॉन है। तब आपको बताना है बच्चों यहाँ पर कौन कौन से हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को घुमा के दिया गया, बट नॉट इम्पोर्टेंट, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इस तरीके से दिए जा सकते हैं, ठीक। ए का समूह पहला जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 है तथा बी का समूह 17 है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, अर्थात आवर्त 3 है। यौगिक का गुणसूत्र क्या होगा उसको बताना है ना। ए अधिक विद्युत ऋणात्मक है, बी अधिक ऋणात्मक है, इस चीज को आपको क्वेश्चंस को करना है, उसके आंसर सही से नहीं हो पाए। अपवर्तनांक तथा उसके मात्रक तो ये अपन देख चुके हैं बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्या करना है आपको, वो हो जाएगा आपको, तालाब में स्थिर मछली वही नहीं होती जहां दिखाई देती है, कारण बताना है। दूसरा, इस पे 2 क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तालाब में स्थित मछली वही नहीं होती जहां दिखाई देती है, क्यों? फिर जब हम दर्पण से वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तब प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन क्वेश्चन की आंसर देखना है। तो देख लो बच्चों, मान लो एक मछली जल में स्थित है, उसे एक प्रेक्षक विरल माध्यम से देख रहा है। मछली जो है चलने वाली किरण बिंदु P पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात अभिलंब एमएन से दूर हटकर क्यूआर की दिशा में चली जाती है। मतलब जैसे कि ये मछली इस पर है बच्चों, हम बाहर से, ये अभिलंब है, मछली हम देखेंगे तो हमारा नजर यहाँ जाना चाहिए लेकिन हट करके हमें यहाँ दिखाई देता है, इसलिए जो है, तो सिंपल सी किसके वजह से होता है बच्चों, अपवर्तन की। आप ज्यादा, आपको कुछ नहीं पता, आप सिंपल से लिख लो अपवर्तन की घटना के कारण होता है करके आप वहां पर बता सकते हैं। क्लियर है क्या? फिर नेक्स्ट वन बच्चों, विद्युत मोटर का देख लेना है आपको। पूरी चीजों को मैं बोला भी हूँ कि किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, उसको आपको किस तरीके से बताना है करके, ठीक है। ये कार्य विधि वगैरह, विद्युत मोटर जनरेटर दोनों में अंतर आप लोगों को बच्चों याद रहना चाहिए। उसी तरह यहाँ पर जनरेटर दिया गया है, तो जनरेटर को पूरी चीजों को आपको पढ़ना है, जो कि सिद्धांत मैं पूरा आप लोगों को बच्चों बताया हूँ।
ठीक है, तो इतना चीजें कर लोगे देन इस स्टेप में आपका पूरी तरीका से हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बच्चों इतने, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट।